ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं इज़राइल अमेरिका ईरान युद्ध के परिप्रेक्ष्य में। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह की अफवाहों से सावधान रहें। रोज़ नई नई अफवाहें मार्केट में आती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आती हैं। कहीं गैस की कमी तो कहीं पेट्रोल डीजल की कमी। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने लोगों से चर्चा भी की, पूछा भी, तो जिन्होंने भी नंबर लगाए उनके नंबर गैस के टंकी उनके घर पे 7 दिन के अंदर पहुंच गई है। ऐसे ही पेट्रोल डीजल का कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल हर जगह मिल रहा है। एक कारण इसमें समझ में आता है कि जो पेट्रोल और डीजल का 7 दिन की उधारी देता था वो अब 3 दिन की कर दी है। हो सकता है कि पेट्रोल पंप वाले इसीलिए र्यूमर जनरेट कर रहे हैं और वो समय पर पैसा जमा नहीं करते, जिससे कि उनको नया स्टॉक नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो व्यापारियों का भी इसमें योगदान है, अफवाहों फैलाने में उनकी बिक्री बढ़ती है और फिर वो समय पर भुगतान ना करके पंप को खाली रखते हैं। तो ये एक तरह से शासन के ऊपर दबाव बनाने का भी तरीका हो सकता है। तो मित्रों, किसी भी तरह की अफवाहों से सावधान रहें। हमारा देश 140 करोड़ का देश है, सशक्त देश है। हमने हर परिस्थिति में जीना सीखा है और हर परिस्थिति से हम बाहर निकल के आते हैं और नए गौरव के साथ हम पुनः खड़े होते हैं। मित्रों, मैं नहीं समझता कि आज से 40 साल पहले गैस उपलब्ध रही होगी। उससे पहले लोगों के पास गाड़ियां नहीं थीं, तो क्या उस समय जीवन नहीं चलता था? हम इस देश के वासी हैं जो ऊर्जा के हर वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर चुके हैं और समय आने पर उन वैकल्पिक स्रोतों की ओर हम जाएंगे, मुड़ेंगे और उनका उपयोग करके हम अपनी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। इस पर निर्भरता हमें कम करनी है। गोबर गैस के प्लांट्स जो है उनको भी हमें पुनः स्थापित करने की आवश्यकता प्रतिपादित हो रही है और हम उस तरफ भी ध्यान दें। जो भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं उन पर काम करना होगा। पहले आया था कि जो टैंक हैं, सेप्टिक टैंक हैं, उनसे भी गैस बनाने का लोगों ने प्रयास किया था, मगर मिथ्स के कारण वो कहीं दब गया है। तो कुछ रिसर्चर्स को आगे आना होगा और दूसरे वैकल्पिक स्रोतों को तलाशने होंगे। सोलर ऊर्जा का भी हम भरपूर उपयोग करें। सोलर कुकर बहुत अच्छा खाना पकता है उसमें, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं और कम से कम गैस का उपयोग करें, क्योंकि ये समस्या जो है एक मानव निर्मित समस्या है और इसका तत्काल निदान आसानी से होता दिखाई नहीं दे रहा है। शासन अपने प्रयास कर रहा है, शासन कटिबद्ध है, परंतु हमको भी शासन के से कदम मिलाकर चलना चाहिए और उससे बल्कि एक कदम आगे होके हमें सोचना होगा और एक कदम आगे चल के करेंगे। मैंने देखा है लोग गांव में, खेतों में, उसमें चूल्हे पे आ गए हैं। तो ये कोई बुराई नहीं है कि हम चूल्हे का और जो लकड़ी का ईंधन है उसका उपयोग कर रहे हैं या स्ट्रा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये कोई बुराई के रूप में हमारा मीडिया प्रचारित कर देता है कि देखो चूल्हे पे खाना बना, उस पे खाना बना। अरे भाई, हम आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। मगर ये दिखाना मीडिया को बंद कर देना चाहिए टीआरपी बढ़ाने के लिए। इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं और अफवाहों को फैलाया जाता है। तो इसमें मीडिया का भी एक अहम योगदान है अफवाहों फैलाने में, जो अनावश्यक बातें दिखाता है कि कहीं हॉस्टल में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन गया। इसमें कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए या इस तरह से मीडिया कर्मियों को नहीं दिखाना चाहिए। ये तो गर्व की बात है, गौरव की बात है कि वहाँ की जो स्व सहायता समूह हैं उन्होंने गैस पर निर्भरता अपनी कम करने का प्रयास किया और उनको साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उनका ये कदम बड़ा सराहनीय है क्योंकि गैस से हमारी विदेशी मुद्रा भी जाती है। और आज की जो स्थिति है
उसमें बड़ा आप देख रहे हैं इज़राइल, ईरान और अमेरिका आपस में उलझे हुए हैं। तो मित्रों, ये युद्ध क्या है? पहले तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये युद्ध क्या है। क्या ये तीन भाइयों का झगड़ा है? हाँ मित्रों, कुछ ये सत्य प्रतीत होता है कि ये तीन भाइयों का झगड़ा है। उसमें एक हमारी महिला नेत्री हैं, उन्होंने एक समुदाय विशेष के पक्ष की बात की, उस पक्ष की बात की जिन्होंने उन्हीं के संप्रदाय का, फारसी संप्रदाय का समूल नाश कर दिया और वहाँ से जो इनका ईरान में जिनका शासन हुआ करता था उनको ताकत के बल पर कुचल दिया और वो आज दोयम दर्जे के नागरिक वहाँ पर हैं। तो मित्रों, हम अब चर्चा करते हैं कि ये तीन भाइयों का युद्ध कैसे है। तो पहले तो हम चर्चा करते हैं कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, इन धर्मों का उद्भव कैसे हुआ और कहाँ हुआ। सबसे पहले हमें इसको जानना होगा, तभी हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चर्चा करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और वहाँ पे किस तरह से प्रतिबंध लगाया गया। तो सबसे पहले हम इतिहास की चर्चा कर लें। तो यहूदी धर्म जो है वो 4000 वर्ष, लगभग 4000 वर्ष पुराना है और ये यरूशलेम से ही तीनों धर्मों का उद्भव होता है। एक ही पिता की तीन संतान हैं जो आगे चल के अलग अलग मत में मानने लगी हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या है और कैसे इसमें विवाद हुए, क्या स्थिति है, इसकी हम चर्चा करते हैं। यहूदी, ईसाई, मुस्लिम का उद्गम स्थल एक ही है जो वेस्टर्न एशिया, मिडिल ईस्ट है, जो कि अब्राहम को अपना सार्वज पूर्वज, साझा पूर्वज, मतलब उनके पूर्वज एक ही थे, अब्राहम ही इन तीनों के पूर्वज थे, ऐसा इन लोगों के द्वारा माना जाता है। यहूदियों ने बहुत अत्याचार सहे हैं, उनको कई बार छोड़ना पड़ा, गुलामी स्वीकार की उन्होंने, गुलामी का जीवन जिया। फिर जर्मन में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो काफ़ी लोगों का हॉलोकास्ट किया गया और काफ़ी संख्या में यहूदियों को मारा गया। यहूदी धर्म की जो शुरुआत है दक्षिण लेवेंट में हुई। ईसाई धर्म का उदय यहूदियों में हुआ और इस्लाम का प्रादुर्भाव अरब प्रायद्वीप में हुआ। देखिए, एक ही जगह से तीनों निकले हैं, तीनों के पूर्वज अब्राहम हैं और यहूदी धर्म जो है सबसे पुराना है, इसमें से इब्राहिम धर्म है जो लगभग 4000 साल से अधिक है और ये दक्षिण लेबनान कनान क्षेत्र है जो आधुनिक इज़राइल कहा जाता है और फिलिस्तीन में स्थापित है। इनके जनक मैंने आपको बताया हजरत इब्राहिम माने जाते हैं। मूसा ने इब्राहिम को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराया। तोराह इनका धार्मिक ग्रंथ है और ईश्वर के 10 विधान प्रदान किए गए हैं इनके द्वारा। यरूशलेम इनका सबसे पवित्र केंद्र है जहाँ प्राचीन मंदिर स्थित हैं। यरूशलेम जो है, यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहाँ से तीनों धर्मों का उद्भव हुआ है और यहीं से तीनों धर्म निकले हैं। ईसाई धर्म का उद्गम पहली शताब्दी लगभग 30 से 33 ईस्वी में यहूदी रोमन प्रांत में ईसा मसीह द्वारा इसकी स्थापना की गई। यहूदी परंपरा के विस्तार के रूप में हुआ, लेकिन बाद में गैर यहूदियों को शामिल किया गया। बेथलहम ईसा मसीह के जन्म स्थान के रूप में मुख्य ईसाई तीर्थ स्थित है। इस्लाम धर्म का उद्भव 7वीं शताब्दी में अरब
प्रायद्वीप मक्का सऊदी अरब में मिलता है और इनके पैगंबर मोहम्मद इनको को मानते हैं और इस्लाम की शुरुआत इन्हीं ने किया। मुस्लिम अब्राहम के पहले बेटे इस्राएल की वंश परंपरा को खुद से जोड़ते हैं। देखिए ये भी इब्राहिम को से ही निकले हुए हैं और मैंने आपको कहा 3 भाइयों का युद्ध है, तो ये सत्य प्रतीत होता है। यहूदी ईसाई धर्म के साथ एकेश्वरवादी को मानता है। कुरान के साथ साथ यरूशलेम अल अक्सा मस्जिद को पवित्र स्थल मानते हैं जहां से पैगंबर मोहम्मद ने मिराज की यात्रा की। मिराज अर्थात स्वर्ग की यात्रा, मिराज मतलब स्वर्ग। और तीनों ही धर्म, मैंने आपको बताया कि यरूशलेम को जो है पवित्र स्थान मानते हैं। यहूदी और इस्लाम धर्म में अंतर बहुत छोटा सा है। यहूदी धर्म मूसा को अपना पैगंबर मानते हैं और तोरा को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। इस्लाम मोहम्मद पैगंबर एवं कुरान को अपना मानते हैं। यहूदी ईश्वर को याहोबा कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं और क्रिश्चियन गॉड कहते हैं। ईसाई जो है त्रिमूर्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता अर्थात ईश्वर, पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा को मानते हैं। यहूदी धर्म की कहानी बड़ी लंबी है और 4000 वर्ष पुरानी है। गुलामी, निर्वासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने निरंतर कोशिश की। इनका हमेशा संघर्ष होता रहा और इन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। यहूदी धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मिस्र में गुलामी और मुक्ति 1300 ईस्वी यहूदी परंपरा अनुसार प्राचीन मिस्र के फराओं के अधीन गुलाम थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि मिस्र में इन्होंने के गुलाम रहे हैं। पैगंबर मूसा ने उन्हें गुलामी से मुक्त कराया और वादा की भूमि की ओर ले गए। बेबीलोन का निर्वासन 586 ईस्वा पूर्व। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने यरूशलेम पर हमला किया और प्रथम यहूदी मंदिर सोलोमन्स टेम्पल को नष्ट कर दिया। जब ये अपना अलग जगह पहुंचे बेबीलोन में, तो उन्होंने बेबीलोन के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया यरूशलेम पे और इनका मंदिर जो है नष्ट कर दिया। यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया और यहाँ पर डायस्पोरा अर्थात बिखराव की शुरुआत, जो यहूदियों में बिखराव की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है और ये बिखर के पूरे विश्व में रोमन साम्राज्य और मंदिरों का विनाश। ईसा पूर्व 63 में रोम ने यहूदियों पर कब्जा किया और 70 ईस्वी में रोमन सेना ने यहूदियों के मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिससे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और उनको मजबूरन वहाँ से भाग के विभिन्न देशों में शरण लेनी पड़ी और कई जगह इन्होंने जाके व्यापार अपना किया। मध्यकालीन उत्पीड़न और निष्कासन मध्यकाल में हुआ। मध्य युग के दौरान यूरोप में यहूदियों को ईसा मसीह का हत्यारा कहा गया और हत्यारा मान के इनको प्रताड़ित किया गया। इंग्लैंड में 1290, फ्रांस 1306 और स्पेन में 1942 में इनको यहाँ से निष्कासित किया गया। एक बार पुनः इंग्लैंड में 1290, फ्रांस में 1306 और स्पेन में 1942 में यहूदियों को निष्कासित कर दिया। अक्सर इनके साथ बहुत अत्याचार होते थे। छोटी छोटी कॉलोनियों में इनको मजबूरन रहना पड़ता था और घोटो नामक अलग बस्तियों में रहने पर इनको मजबूर किया जाता था, जिसमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं होती थी। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो 1941 से 1945 तक होलोकास्ट यहूदियों का बहुत ज़बरदस्त नरसंहार हुआ। यहूदियों के इतिहास का सबसे काला अध्याय यही है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया और जब नाजी जर्मन के तानाशाह अडोल्फ हिटलर, हिटलर का नाम आप सभी जानते हैं, अडोल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को योजनाबद्ध तरीकों से उनकी हत्या करा दी। आप ये क्या कल्पना कर सकते हैं, 60 लाख यहूदियों की हत्या करा दी। जैसे अभी आप ईरान में देखते होंगे कि ईरान में जो सरकार का विरोध करते हैं उनको खुलेआम फांसी दे दी जाती है, और काफ़ी लोगों को ईरान ने मार दिया विरोध करने पर। तो इसी तरह से ये ईरान तो अपने धर्म अनुयायियों को मार रहे हैं, अपने देश के नागरिकों को मार रहे हैं, मगर यहाँ पर जर्मन में नाजी जो अडोल्फ हिटलर थे उसने 60 लाख से अधिक यहूदियों को कत्लेआम करा था। अब इजराइल की स्थापना की बात कर लेते हैं और आधुनिक संघर्ष। 14 मई 1948 को सदियों के भटकाव के बाद, काफ़ी समय तक इधर उधर भागने के उपरांत यहूदियों के लिए इजराइल, एक छोटा सा देश इजराइल की स्थापना की गई। इसके अगले दिन दो पड़ोसी देशों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। तभी से इजराइल और फिलिस्तीन जो संघर्ष है, जो गाजा और फिलिस्तीन का विवाद अभी चलता है इजराइल का, तभी से चल रहा है कि इजराइल को एक छोटा सा तो देश दिया, उसको छोटी सी जगह दी, उसके बाद भी उनको रास नहीं आया और फिलिस्तीन में उसने अटैक कर दिया। उस समय 48 में तो उनके पास सेना भी नहीं थी, नया नया देश बना था। उसके दूसरे दिन आप कल्पना कर लो, जिस दिन देश बना उसके दूसरे दिन आपके ऊपर अटैक हो जाए तो आप क्या ही करेंगे। तो उस समय वो इजराइल संभाल नहीं पाया, काफ़ी उनने भूभाग पर फिलिस्तीनियों ने कब्जा कर लिया। और वो फिर उसके बाद आज यहूदी जो है पूरे विश्व में अपना वर्चस्व रखते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, सुख शांति के साथ वो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, परंतु लोग उनको जीने नहीं देते। आज यहूदी समुदाय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। इजराइल इन बिटवीन लाइन जो है, इजराइल का जो एरिया है वो लगभग 20,770 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसमें गोलन हाइट्स का एरिया जो अपन बार बार सुनते हैं, गोलन हाइट्स 1,150 स्क्वायर किलोमीटर है, और पूर्वी यरूशलेम 70 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से टोटल एरिया 27,800 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है, और इसकी लंबाई भी बहुत कम है, 470 किलोमीटर लेंथ है। मध्य प्रदेश का एक सिरे से दूसरे सिरे को भी जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है, और चौड़ाई 135 किलोमीटर के लगभग है। तो ये बहुत छोटा सा एक था। अब मित्रों हम बात करते हैं कि एक महिला नेत्री ने बात की थी समुदाय विशेष की। तो देश में तो लगभग 85 से 90% सुन्नी समुदाय के लोग हैं, और लगभग 10 से 15% शिया समुदाय के लोग हैं। अब एक ट्वीट आपने देखा होगा, आसिम मुनीर चूँकि एक समुदाय विशेष से हैं, तो उन्होंने शिया समुदाय के विरोध में एक वो ट्वीट कर दिया जो कि विवाद का विषय बनता। पाकिस्तान तो इस तरह की आदतों के लिए वाकिफ़ है कि वो नफ़रत फैलाने में विश्वास करता है। हर जगह उन्होंने नफ़रत फैलाई है। हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम ना इज़राइल के साथ हैं ना हम ईरान के साथ हैं। हमारी सद्भावना शांति के साथ है, हम शांति के प्रयासरत हैं, और हम शांति स्थापित करना चाहते हैं कि तीनों देशों में शांति स्थापित हो। किसी तरह की युद्ध का हम समर्थन नहीं करते, परंतु समर्थन करने के लिए अभी आपने देखा होगा कि एक काफ़ी चंदा हुआ और काफ़ी मात्रा में पैसा भी हमने दिया। मित्रों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब कुछ बात आती है, हमेशा गल्फ़ कंट्रीज़ की बात आ रही है, मध्य
एशिया, ऐसे पश्चिम एशिया की भी बात आती है ना, मिडिल ईस्ट की भी बात आ रही है। तो मिडिल ईस्ट के देश कौन कौन से हैं, हम ये भी तो जाने कम से कम कि मिडिल ईस्ट क्या है। आए दिन रोज़ आता है कि मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में जो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन है। लेवांत क्षेत्र, इसको हम 3 हिस्सों में यदि बांटना है तो लेवांत क्षेत्र में सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, अन्य प्रमुख देश ईरान, इराक, तुर्की और मिस्र हैं। जो अन्य जो देश हैं इसमें वो हैं ईरान, इराक, तुर्की और मिस्र। तो इस तरह के ये देश हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ भी बोलते हैं ना। गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर और बहरीन। तो ये जो कुछ पश्चिम एशिया के देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, विषय उठता ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक हम यदि बात करें समुद्री मार्ग पे, व्यापार किस तरह से होता है। व्यापार होता है समुद्री मार्ग से होता है, थल मार्ग से होता है और वायु मार्ग से होता है। थल मार्ग, जब थल जहाँ ख़त्म हो जाता है तो वो जल मार्ग होता है, और वायु मार्ग से व्यापार करना मुश्किल है। तो कुछ प्रमुख जो मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, उसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ अटलांटा रूट। जो नॉर्थ अटलांटा का आप मैप देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटा मतलब अमेरिका के पास पहुंच गए तो उत्तर यूरोप और अमेरिका का कनाडा को आपस में जोड़ता है, और ये जो है बिगेस्ट रूट कहलाता है। इसमें सबसे बड़ा ये रूट माना जाता है। दूसरा है सुएज नहर मार्ग, ये भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, यूरोप एशिया का सीधा मार्ग है, और ये 12% करीब जो वैश्विक बाजार है इसी से निकलता है। मलक्का जलडमरू मध्य क्षेत्र, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये दक्षिण पूर्व एशिया का चेक पॉइंट है और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, जिसमें चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया को इससे व्यापार होता है। पनामा नहर कृत्रिम है, जो पनामा के जल डमरू क्षेत्र को काट कर बनाई गई है। और हार्मोज जल डमरू क्षेत्र, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, इसी की हमेशा चर्चा होती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और 20% विश्व का 20% तेल लो जो है यहीं से गुजरता है, और हमारे देश का लगभग 80% तेल और गैस हम यहीं से आयात करते हैं। उत्तमासा अंतरिम मार्ग दक्षिण अफ्रीका स्वेज नहर का विकल्प है। इंग्लिश चैनल भी है जो ब्रिटेन यूरोपीय भूमि के मध्य स्थित है, सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। मगर ये जो जल डमरू है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो बहुत सकरा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 80% सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस का उत्पादन अरब में होता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है। गल्फ़ कंट्रीज़ जो है सबसे रिच हैं और सबसे ज़्यादा निर्यात यही करते हैं, और यहाँ पे जो तेल और गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होना यही झगड़े की वजह है। जो अमेरिका है वो सदैव से चाहता है कि वो उसका तेल पर नियंत्रण रहे। यदि हम पीछे जाएंगे तो आप सब जानते हैं कि पेट्रोल डॉलर एग्रीमेंट हुआ था कि पेट्रोल जो है डॉलर से ही बेचा जाएगा, किसी अन्य मुद्रा में नहीं बेचा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है, अमेरिका चाहता है अपना साम्राज्य को स्थापित करना और तेल पे नियंत्रण करना, क्योंकि तेल मैंने आपको पुराने हमारे यदि आप चैनल देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके जो दामाद हैं उनकी ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी है और वो एक ऑयल का व्यापार करते हैं। उनकी वो कहा जाता है कि उनके दामाद यहूदी हैं और उनकी बेटी ने उनसे शादी की और उसने भी अभी यहूदी धर्म स्वीकार कर लिया। मैं दावे की पुष्टि नहीं करता हूँ, मगर ये कहा जाता है। कहाँ तक सच है ये मैं नहीं जानता, मगर
कुछ कारण यही है। और जो JW मार्ग है वो लगभग 170 किलोमीटर लंबा है, 90 से 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई बहुत कम है। तो 2 से 3 किलोमीटर जो चौड़ी होती है एक लाइन उनकी है, जो या हम ऐसे कहें रोड, यदि हम कहें तो जो जल में जो रोड है तो 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी है, जिससे जाएगा और 2 से 3 किलोमीटर से आएगा, ऐसे डिवाइडेड है। तो बहुत छोटा सा मार्ग है और गहराई भी वहाँ पे काफ़ी है, 90 मीटर के से भी अधिक गहराई है। और गहराई अधिक होने के कारण जो जहाज़ हैं, जो कार्गोज़ हैं, वो आसानी से उस मार्ग से निकलते हैं। तो आज जो है ईरान ने क्या किया, ईरान ने उस मार्ग को बाधित कर दिया, उस मार्ग पर टैक्स लगा दिया। एक कार्गो निकलने के लिए 18 से 20 करोड़ का टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, और उसके बाद उसको निकलने देते हैं। परंतु अभी आपने देखा होगा एक चीन का जो कार्गो जा रहा था, शिप, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लिया था, वो उसने लौटा दिया। सऊदी अरब और जो गल्फ़ कंट्रीज़ में सप्लाई करने जा रहा था उसने। अब वो ये प्रश्न उठता है कि भाई ईरान भी मुस्लिम कंट्री है और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी मुस्लिम बाहुल्य हैं, तो क्यों उसने उस पर आक्रमण किया? तो उसकी मुख्य वजह है कि अमेरिका के जो बेस हैं वो सारी कंट्रीज़ में है, और अमेरिका ने चूँकि उसके परमाणु संयंत्र पर आक्रमण किया है F-15 से और F-16 से, जो आप देखे हैं, तो उसको जो है उसके अमेरिका को, चूँकि अमेरिका का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ईरान से, तो उसको सीधा नुकसान पहुंचाने उसके लिए संभव नहीं है। तो वो जो उसके आसपास जो उसने अपनी सेना रखी है और उसने अपना जो छावनियाँ बना रखी हैं, उनको डैमेज करता है। इसी में वो कुवैत और दूसरे देश हैं, वो कुवैत है, यूनाइटेड अरब है, कतर है, बहरीन है, उनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। अब हमारा जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो अच्छा, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे बाहरी व्यक्ति बहुत है। कामगार जो लोग हैं जो बाहर से गए हैं, वो लगभग 50 से 60% तक जो है वहाँ पे, 70% तक बाहर के लोग हैं जो मजदूरी करने गए हैं अपने देश से। और हमारे देश की भी बहुत बड़ी संख्या के में जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, और यहाँ के लोग जो है एक सुन्नी समाज से हैं, वो वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो हमारे देश की चिंता ये भी है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे इज़राइल में हो, चाहे जॉर्डन में हो, यमन में हो, यूनाइटेड अरब में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, उन सब की हमें सुरक्षा करनी है। और हम सुरक्षा तभी कर सकते हैं जब हम गुटनिरपेक्ष रहें। हम किसी एक का यदि समर्थन करते हैं तो दूसरा देश में भी हमारे जो कामगार लोग हैं वहाँ पे अपना जीवन यापन करने गए हैं, मजदूरी करने गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ना हम ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, ना हम यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन, इनको नाराज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे नागरिक की सुरक्षा हमारी पहली जवाबदारी है, और यही हमारे सरकारें अभी तक करती आई हैं। आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ तो हमने भारत का झंडा लगा के जो है अपने बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल के देश में हम सकुशल लाए। तो जहाँ भी हुआ, अज़रबैजान में हुआ तो वहाँ से भी निकाल के लाए, यहाँ ईरान से भी निकाल के ला रहे हैं, जहाँ कुवैत से भी काफ़ी लोग आए हैं। तो सब जगह से हम अपने आप को सुरक्षित निकालते हैं, और सरकार का ये पहली प्राथमिकता होती है कि हम अपने लोगों को सुरक्षित रखें। हम अपने लोगों की जान किसी का पक्ष लेके संसद में नहीं डाल सकते। तो विदेश नीति के विषय अलग हैं, और उसमें जो विद्वान लोग निर्णय लेते हैं वो बहुत
सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो किसी भी अफवाह में, किसी भी उसमें विश्वास ना करें। हमारा देश प्रगतिशील देश है और हम बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। हमारा जो नेतृत्व है वो सुदृढ़ हाथों में है। आप विश्वास करके देखें और हम आगे चल के फिर इससे निकलेंगे। लोग कहते हैं लॉकडाउन लग जाएगा, क्या लॉकडाउन की संभावना है? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लग सकता, परंतु हाँ, इसका असर सभी के ऊपर आएगा क्योंकि इसका अंत जल्दी दिखाई नहीं देता। मिसाइल सिटीज़ उसने बना रखी हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल सिटी हैं उनकी। ईरान की मिसाइल्स उसके पास बहुत अधिक हैं। ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा वो निर्यात भी करता है, निर्माण भी करता है, ऐसे मिसाइल का निर्माण करता है। अमेरिका की थोड़ी सी चूक है कि वो उसका एसेस नहीं कर पाया कि इसके पास मिसाइल कितनी है, और मिसाइल को मारना उसका इतना आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने जो पहाड़ हैं वो ग्रेनाइट के पहाड़ हैं और 500 से 700 मीटर नीचे उसने जो है सिटीज़ बना रखी हैं, मिसाइल सिटी बना रखी हैं जहाँ मिसाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ रात दिन काम चल रहा है। वहाँ पे लोगों में जोश भी उतना है। 12 साल से ऊपर के बच्चे, जो 12 साल से ऊपर तक के बच्चों को सेना में लिया जा रहा है। और ये युद्ध मैं नहीं समझता ये भौगोलिक परिस्थितियाँ आगे क्या बने, मगर निकट भविष्य में समाप्त होते नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा रास्ता यही है कि हम कितना समन्वय बना सकते हैं, कितना ऑयल गैस इंपोर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। और फिर हमने रूस से भी तेल और गैस लेने का, अमेरिका से भी गैस लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। कई और देश हैं, अर्जेंटीना है, वो भी गैस देने को तैयार है। काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ आगे आने को तैयार हैं क्योंकि हमने बहुत से देश हैं जिनका हमने कोविड काल में बहुत मदद की थी। जब वैक्सीन की ज़रूरत थी तो हमने भारत ने पूरे देशों को दिया था। तो आज दूसरे देश भी व्यापार करना हर कोई चाह रहा है और व्यापार में उनको पैसा मिलेगा। आज के युद्ध में यदि सबसे ज़्यादा लाभ है तो अमेरिका को लाभ हो रहा है। अमेरिका ने काफ़ी पैसा कमा लिया है। दूसरा लाभ होता है रूस को। रूस को अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा रहा है और रूस को स्वयं बोलता है कि यूक्रेन का युद्ध जो है भारत के पैसे से लड़ा जाता है, रूस भारत के पैसे से लड़ता है। जबकि वास्तविकता ये है कि ऐसी परिस्थितियां जानबूझकर जाने अनजाने में पैदा कर दी गई हैं कि रूस की ओर हर कोई देख रहा है। यूरोप की कंट्रीज़ भी रूस से और तेल और गैस लेने के लिए बाध्य हैं। तो आज रूस बड़ी सशक्त स्थिति में है। यूक्रेन की यदि हम बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ में, कतर, यूएई में, जो बहरीन में, उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स भेज दिए हैं जो कि ड्रोन को मारते हैं। ईरान के ड्रोन को मार गिराते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स उन्होंने भेज दिए हैं। तो जो यूक्रेन भी है, यूक्रेन भी अपना लाभ या पैसा बनाने में लगा हुआ है, लाभ उठा रहा है। उससे उसको लाभ निकट भविष्य में मिल रहा है। तो युद्ध ना तो रूस और यूक्रेन का जल्द समाप्त होगा और ना ही ईरान, इज़राइल और अमेरिका। इज़राइल का नुकसान ज़रूर इज़राइल को काफ़ी उठाना पड़ रहा है क्योंकि इज़राइल सबसे निकट है और सबसे नॉन दुश्मन कहा जाए तो इज़राइल ही है। तो ऐसी स्थितियों में ये 3 भाइयों के झगड़े हैं। 3 भाइयों के झगड़े में जो बड़ा भाई है वो पिट रहा है और बड़ा भाई, मंझले भाई इकट्ठे हो गए हैं। छोटे भाई जो है उत्पात मचा रहा है। तो छोटे भाई को थोड़ा सा समझदारी से काम लेते हुए युद्ध को विराम करना चाहिए, शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। और भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जो शांति स्थापित करने में समन्वय स्थापित कर सकता है। इस बात को भी हमें सोचना चाहिए। मित्रों, कुछ मनोरंजन भी हो जाए। कुछ व्हाट्सएप पे आज वो
कैसे युद्ध चल रहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो कुछ मनोरंजन भी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया, तो एक थोड़ा सा मनोरंजन भी हम आपका बीच बीच में डाल देंगे। तो आइए मित्रों, यदि आपको मेरी जानकारी सारगर्भित लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।